नमस्कार। आज की कक्षा में मध्यकालीन भारत के पहले अध्याय भारत में मुस्लिम आक्रमण से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के बाद इसी विषय पर आधारित परीक्षा उपयोगी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो अब बिना देर किए थ्योरी वाले भाग से शुरुआत करते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के शुरुआती पन्ने पलटेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो भारत पर हुए शुरुआती आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी इस पर रोशनी डालती हैं। जी। और ये विषय एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर स्लाइड के मुख्य बिंदुओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इनसे सवाल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। जी, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया की कहानी के बारे में। पहले मैं सारे बिंदु पढ़ देता हूँ। इस्लाम का उदय 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। ठीक है। नामकरण का इतिहास। भारत ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर। हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा और इंडिया यूनानियों ने कहा। और एक एग्जाम अलर्ट भी है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। बिल्कुल। तो इन बिंदुओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस्लाम के उदय की जो तारीखें हैं 570 और 632 ईस्वी, ये एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अच्छा। इन्हीं घटनाओं के बाद अरब शक्तियों का विस्तार शुरू हुआ, जिसका असर हमें बाद में भारत पर भी देखने को मिलता है। और ये जो नाम हैं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ना? हाँ, बहुत। इसमें बस ये याद रखना है कि भारत सबसे प्राचीन नाम है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। अच्छा, स का ह हो जाता था उनकी भाषा में। एकदम सही। और इंडिया यूनानियों की देन है, जो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। और ये एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट। ये सबसे जरूरी तथ्य है। सीधा प्रश्न बनता है कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जवाब है अरबों ने। और ये एक धार्मिक शब्द नहीं था तब। ये एक भौगोलिक पहचान थी। बिल्कुल, एक भौगोलिक पहचान। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसका शीर्षक है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, अरबों का सिंध विजय अभियान। इसके मुख्य बिंदु हैं नेतृत्व। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय शासक थे राजा दाहिर। स्रोत है फारसी ग्रंथ चचनामा। और इससे पहले उबैदुल्ला का अभियान असफल रहा था। जी। यहां भी एक एग्जाम अलर्ट है। आक्रमण की तिथि पर मतभेद है। बीडी महाजन 711 ईस्वी मानते हैं, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा 712 ईस्वी को सही मानते हैं। हाँ, तो यहाँ 3 बातें परीक्षा के लिए खास है। पहली, ये पहला सफल आक्रमण था। तारीख 712 ईस्वी और आक्रमणकारी का नाम मोहम्मद बिन कासिम, ये सीधा सवाल है। और उस वक्त सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर, ये भी याद रखना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्रोत ग्रंथ चचनामा। चचनामा। हाँ, परीक्षा में पूछा जाता है कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस किताब से मिलती है? तो जवाब है चचनामा। और तारीख वाला जो मतभेद है को प्राथमिकता देनी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे गजनवी साम्राज्य की। स्लाइड का शीर्षक है यामिनी वंश और महमूद गजनवी। जी। इसके बिंदु है संस्थापक। गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। उद्देश्य 1998 ईस्वी में शासक बने महमूद का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन नहीं बल्कि केवल लूटपाट करना था। और सर हेनरी एलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। एग्जाम अलर्ट। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को यामिनुद्दौला और आमीनुल मिल्लाह की उपाधियां दी। तो यहाँ सबसे पहले तो वंश और संस्थापक का नाम याद रखना है। वंश है यामिनी और संस्थापक अलप्तगीन। महमूद गजनवी इसी वंश का था। और उसका उद्देश्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। ये समझना जरूरी है कि गजनवी का लक्ष्य भारत में साम्राज्य बनाना नहीं था, जैसा कि बाद में हम गौरी के केस में देखेंगे। उसका मकसद सिर्फ धन लूटना था। में जो सबसे कुख्यात हमला था उसकी बात करते हैं। अगली स्लाइड है सोमनाथ मंदिर पर महाआक्रमण, इतिहास की सबसे बड़ी लूट। मुख्य बिंदु समय 1025-26 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। शासक उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था।
प्रतिरोध। चंदेल शासक विद्याधर अकेला हिंदू राजा था जिसने गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। इसमें एक एग्जाम अलर्ट भी है कि गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था। विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो देखिए, सोमनाथ आक्रमण की तारीख 1025-26 और उस समय गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम, ये दोनों तथ्य रट लीजिए। ये गजनवी का 16वां आक्रमण था। और ये चंदेल शासक विद्याधर, ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है? ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने गजनवी को कड़ी टक्कर दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। ये प्रतिरोध का एक बड़ा उदाहरण है। और उसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। जी, 17वां आक्रमण 1027 में। ये सोमनाथ से लौटते समय हुए हमले का बदला लेने के लिए था। अच्छा, अब एक विद्वान की बात करते हैं जो गजनवी के साथ भारत आया था। स्लाइड का शीर्षक है अल बरूनी, इतिहास का चश्मदीद। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पहचान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। परिचय, 11वीं सदी में गजनवी के साथ भारत आया। ज्ञान क्षेत्र, खगोल विज्ञान, भूगोल और संस्कृत का विद्वान। और प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो अरबी भाषा में थी। जी। एग्जाम अलर्ट, किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची ने और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। अलबरूनी से जुड़े हर बिंदु पर एक सवाल बन सकता है। सबसे पहला तो ये है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी। हाँ, किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ। और उसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद और भाषा अरबी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एडवांस लेवल की परीक्षाओं के लिए अनुवादकों के नाम भी जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे गजनवी के दरबारी नवरत्न, कलम के सिपाही के बारे में। बिंदु हैं फिरदौसी, शाहनामा का लेखक, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। उत्बी, दरबारी इतिहासकार, रचना किताबुल यामीनी। और बैहाकी, रचना तारीख है सुबुक्त दीन। लेनपुल ने इसे पूर्वी पेप्स की उपाधि दी। जी। एग्जाम अलर्ट कहता है कि फिरदौसी की शाहनामा और उत्बी की किताबुल यामिनी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न बहुत बनते हैं। अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी है फिरदौसी और शाहनामा। ये पूर्व का होमर वाली उपाधि भी याद रखनी है। और उत्बी की किताबुल यामिनी? हाँ, क्योंकि ये यामिनी वंश का इतिहास है तो इसे याद रखना आसान है। और बैहाकी की किताब सुबुक्तगीन के बारे में है, जो महमूद गजनवी का पिता था। समझ गया। तो अब कहानी गजनवी से आगे बढ़कर मोहम्मद गौरी तक पहुंचती है। शीर्षक है मोहम्मद गौरी, साम्राज्य का विस्तार। जी, अब यहाँ से उद्देश्य बदल जाएगा। बिंदु हैं पहचान, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। गुजरात युद्ध 1178 ईस्वी, मूलराज द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के पास गौरी को हराया। और ये भारत में गौरी की पहली पराजय थी। एग्जाम अलर्ट, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। 1205 ईस्वी तक वह खोखरों से लड़ता रहा। तो देखिए, गजनवी और गौरी में सबसे बड़ा अंतर यही है, गजनवी लुटेरा था और गौरी साम्राज्य निर्माता। एकदम सही। इसीलिए उसे भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और उसकी पहली हार 1178 में, हाँ, गुजरात में शासक मूलराज द्वितीय और उनकी मां नायका देवी का नाम याद रखना जरूरी है। ये उसकी पहली बड़ी हार थी। और एग्जाम अलर्ट में 1192 की जो तारीख है वो तो बहुत ही निर्णायक है। बिल्कुल, जिसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो अगली स्लाइड है तराइन का ऐतिहासिक महायुद्ध, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। बिंदु, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। परिणाम, इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। एग्जाम अलर्ट कहता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध माना जाता है। ये तीनों युद्ध और उनकी तारीखें
ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तराइन प्रथम 1191 पृथ्वीराज की जीत। और फिर तराइन द्वितीय 1192 में गौरी की जीत। हाँ, और यही युद्ध टर्निंग पॉइंट था। इसी के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। और फिर 2 साल बाद चंदावर का युद्ध। जी, 1194 में जयचंद को हराया। ये दिखाता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक राजा को हराना नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करना था। अब एक बहुत ही रोचक स्लाइड है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, सांस्कृतिक मिश्रण के प्रमाण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिंदु हैं गौरी के सिक्के, कुछ सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा था। लिपि, सिक्कों पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा मिलता है। और गजनवी के सिक्के, महमूद गजनवी ने भी संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। एग्जाम अलर्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति थी? उत्तर, मोहम्मद गौरी। या सांस्कृतिक समन्वय का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। गौरी ने भारतीय जनता को अपने शासन के प्रति सहज बनाने के लिए स्थानीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया। तो एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा, जी, और ये लिपि देवनागरी। ये सीधा प्रश्न बनता है। और ये भी याद रखना है कि गजनवी ने भी अपने सिक्कों पर संस्कृत का प्रयोग किया था। और ये एग्जाम अलर्ट वाला सवाल तो कई बार पूछा गया है। हाँ, बार बार, इसे अवश्य याद रखें। अब बात करते हैं एक दुखद घटना की, नालंदा का विध्वंस। बिंदु, सेनापति गौरी के साधारण दास बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को जीता। विनाश 1202 ईस्वी। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर उसे राजधानी बनाया। जी, एग्जाम अलर्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला और बिहार जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि बख्तियार खिलजी गौरी का सेनापति था, कोई सुल्तान नहीं। उसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। और नालंदा और विक्रमशिला, ये उस समय के विश्व प्रसिद्ध ज्ञान के केंद्र थे। इनके विनाश की तारीख 1202 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ये भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। और एग्जाम अलर्ट वाला तथ्य तो सीधा सवाल है। बिल्कुल। नालंदा को किसने नष्ट किया? जवाब है बख्तियार खिलजी। खिलजी के अभियान को आगे बढ़ाते हैं। अगली स्लाइड है बंगाल विजय और लखनौती। बिंदु है बंगाल आक्रमण 1204-5 ईस्वी। खिलजी ने नदिया पर हमला किया। वहां का शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए भाग निकला। नई राजधानी, खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। और विश्लेषण, प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों की विजय ने शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। एग्जाम अलर्ट, लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और कुछ समय तक वहां शासन किया। तो यहाँ लक्ष्मण सेन का नाम याद रखना है, जो बंगाल के सेन वंश के शासक थे और बिना लड़े ही भाग गए। और नई राजधानी थी लखनौती। जी, लखनौती। और ये जो प्रोफ हबीब का विश्लेषण है, ये एक वैचारिक बिंदु है। इसका अर्थ था कि तुर्कों के आने से शहरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण संरचना में बड़े बदलाव आए। अच्छा, यह मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, दिल्ली सल्तनत का उदय, गौरी की मृत्यु और ऐबक का राज। जी, बिंदु, उत्तराधिकार। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली। भूमिका, 1192 से 1206 तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन संभाला था। नया युग, यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का इतिहास शुरू होता है। एग्जाम अलर्ट, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक गौरी था, लेकिन स्वतंत्र सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। तो 1206 ईस्वी, ये साल भारतीय इतिहास में एक और मील का पत्थर है। गौरी की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था। हाँ, उसने भारत में जीते गए प्रदेशों का शासन संभाला और गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक बन गया। और ये एग्जाम अलर्ट वाला अंतर बहुत जरूरी है। बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। भारत में तुर्की शासन की नींव गौरी ने रखी, लेकिन स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐबक ने की। परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हमने भारत पर शुरुआती तुर्क और अरब आक्रमणों से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का सफर तय किया। चलिए मुख्य बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। निश्चित रूप से हमने शुरुआत की भारत के विभिन्न नामों के स्रोत से। फिर हमने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सफल सिंध आक्रमण को देखा। उसके बाद महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, सोमनाथ की लूट और उसके दरबारी विद्वान जैसे अलबरूनी। बिल्कुल।
फिर हमने मोहम्मद गौरी के साम्राज्यवादी इरादे, तराइन के निर्णायक युद्ध और भारत में तुर्की शासन की स्थापना की चर्चा की। और अंत में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखने के साथ इस दौर का समापन किया। जी, यह एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन था। आज की इस चर्चा से जुड़ा एक विचार यह भी है कि जब बाहरी शक्तियां स्थानीय प्रतीकों जैसे सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति का उपयोग करती हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक चाल होती है या यह गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। इस पर सोचेगा जरूर। तो अब आप इस वीडियो के सभी टॉपिकों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इससे संबंधित परीक्षा। चलिए आज का एमसीक्यू अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रश्न 1। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर देश का क्या नाम पड़ा? विकल्प ए हिंदुस्तान, विकल्प बी भारत विकल्प सी आर्यावर्त और विकल्प डी जम्बूद्वीप। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वेद में वर्णित भरत नामक आर्य कबीले के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। ठीक है। अब प्रश्न 2। किस देश के निवासियों ने इस देश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा? विकल्प ए ईरानी, विकल्प बी यूनानी, विकल्प सी अरबी। विकल्प डी तुर्की। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इसी आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा। अगला प्रश्न। प्रश्न 3। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया? विकल्प ए अंग्रेजों द्वारा, विकल्प बी फ्रांसीसियों द्वारा, विकल्प सी यूनानियों द्वारा या फिर विकल्प डी पुर्तगालियों द्वारा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा। प्रश्न 4। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए 711 ई, विकल्प बी 712 ई, विकल्प सी 1001 ई, विकल्प डी 1191 ई। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। प्रश्न 5। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस शासक का शासन था? विकल्प ए जयपाल, विकल्प बी राजा दाहिर, विकल्प सी भीमदेव, विकल्प डी पृथ्वीराज। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर ब्राह्मण वंश के शासक राजा दाहिर का शासन था। प्रश्न 6। अरबों की सिंध विजय की जानकारी किस फारसी ग्रंथ से मिलती है? विकल्प ए शाहनामा, विकल्प सी चचनामा, विकल्प डी किताब उल हिंद। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। चशनामा नामक ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रश्न 7। गजनी यानी यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प ए सुबक्तगीन, विकल्प बी महमूद गजनवी, विकल्प सी अलप्तगीन या विकल्प डी गौरी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। गजनी या यामिनी वंश की स्थापना तुर्क सरदार अलप्तगीन ने की थी। प्रश्न 8। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प ए साम्राज्य विस्तार, विकल्प बी इस्लाम का प्रचार, विकल्प सी केवल लूटपाट, या विकल्प डी व्यापारिक संबंध। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था। प्रश्न 9।
किस इतिहासकार के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए? अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। इतिहासकार सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का उल्लेख किया है। प्रश्न 10। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष लूटा? विकल्प ए 1001 ई, विकल्प बी 1018 ई, विकल्प सी 1025-26 ई। विकल्प डी 1027 ई। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। प्रश्न 11। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? विकल्प ए भीमदेव प्रथम, विकल्प बी भीमदेव द्वितीय, विकल्प सी मूलराज और विकल्प डी पृथ्वीराज चौहान। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात पर चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम का शासन था। प्रश्न 12। किस चंदेल शासक ने गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था? विकल्प ए यशोवर्मन, विकल्प बी विद्याधर, विकल्प सी परमार्दी देव, विकल्प डी धंगदेव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। चंदेल शासक विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। प्रश्न 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? विकल्प ए अबुल फजल, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प सी अलबरूनी, या विकल्प डी बदायूनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। अलबरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। प्रश्न 14। किताबुल हिंद यानी तहकीके हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? विकल्प ए फारसी, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी तुर्की, या विकल्प डी उर्दू। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। प्रश्न 15। किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विकल्प ए सचाऊ, विकल्प बी इलियट, विकल्प सी रजनीकांत शर्मा, और विकल्प डी लेनपूल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ द्वारा किया गया था। प्रश्न 16। किसे पूर्व का होमर या होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? विकल्प ए उत्बी, विकल्प बी फिरदौसी, विकल्प सी बैहाकी, या विकल्प डी अलबरूनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि दी गई है। प्रश्न 17। किताबुल यामिनी, जिसे तारीख़-ए-यामिनी भी कहते हैं, उसका लेखक कौन है? विकल्प ए उतबी, विकल्प बी फिरदौसी, विकल्प सी बेहाकी, या विकल्प डी अलबरूनी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। उतबी महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था, जिसने किताबुल यामिनी की रचना की। प्रश्न 18। किस विद्वान को लेनपूल ने पूर्वी पेप्स या पेप्स ऑफ द ईस्ट की उपाधि थी? विकल्प ए फिरदौसी, विकल्प बी बैहाकी, विकल्प सी उतबी, विकल्प डी तुसी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। इतिहासकार लेनपूल ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि से संबोधित किया था। प्रश्न 19। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण, जो 1175 ई में हुआ, कहाँ किया? विकल्प ए सिंध, विकल्प बी मुल्तान, विकल्प सी पंजाब, या विकल्प डी गुजरात। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3,
2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। प्रश्न 20। 1178 ई में आबू पर्वत के पास गौरी को किसने हराया था? विकल्प ए पृथ्वीराज चौहान, विकल्प बी भीम द्वितीय, जिन्हें मूलराज कु भी कहते हैं, विकल्प सी जयचंद, या विकल्प डी विद्याधर। आप 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय, ने गौरी को पराजित किया, जो भारत में उसकी पहली पराजय थी। प्रश्न 21। गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प ए धन लूटना, विकल्प बी साम्राज्य विस्तार, विकल्प सी मंदिर तोड़ना, या विकल्प डी ख्याति प्राप्त करना। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। गजनवी का उद्देश्य धन लूटना था, जबकि गौरी का उद्देश्य भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। प्रश्न 22। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, उसमें किसकी विजय हुई? विकल्प ए मोहम्मद गौरी, विकल्प बी पृथ्वीराज चौहान, विकल्प सी जयचंद, या विकल्प डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्रश्न 30। भारतीय इतिहास में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से मानी जाती है? विकल्प ए तराइन का प्रथम युद्ध, विकल्प बी तराइन का द्वितीय युद्ध, विकल्प सी चंदावर का युद्ध, या विकल्प डी पानीपत का युद्ध। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय ने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 24। 1194 ई में चंदावर के युद्ध में गौरी ने किसे हराया था? विकल्प ए पृथ्वीराज चौहान, विकल्प बी जयचंद, विकल्प सी भीम द्वितीय, विकल्प डी लक्ष्मण सेन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1194 ईस्वी में हुए चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। प्रश्न 25। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? विकल्प ए महमूद गजनवी, विकल्प बी मोहम्मद गौरी, विकल्प सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या विकल्प डी इल्तुतमिश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिनके एक तरफ देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा था। प्रश्न 26। गौरी के सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम किस लिपि में लिखा मिलता है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी देवनागरी, या विकल्प डी खरोष्ठी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर उसका नाम मोहम्मद बिन साम देवनागरी लिपि में भी अंकित था। प्रश्न 27। किस शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? विकल्प ए मोहम्मद गौरी, विकल्प बी महमूद गजनवी, विकल्प सी अकबर, या विकल्प डी शेरशाह सूरी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनके एक तरफ अरबी लेख और दूसरी तरफ संस्कृत में लेख था। प्रश्न 28। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प बी बख्तियार खिलजी, विकल्प सी मोहम्मद गौरी, या विकल्प डी इल्तुतमिश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1।
सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। प्रश्न 29। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को कब नष्ट किया? विकल्प ए 1192 ई, विकल्प बी 1202 ई के लगभग, विकल्प सी 1206 ई। या विकल्प डी 1210 ई। तो 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ये विनाशकारी घटना लगभग 1202 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 30। बिहार जीतने के बाद खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? विकल्प ए पटना, विकल्प बी उदंतपुर, विकल्प सी मुंगेर, या विकल्प डी गया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बिहार विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 31। खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? विकल्प ए गोपाल, विकल्प बी धर्मपाल, विकल्प सी लक्ष्मण सेन, या विकल्प डी विजय सेन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहां सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। प्रश्न 32। बंगाल विजय के बाद खिलजी ने नई राजधानी किसे बनाया? विकल्प ए नदिया, विकल्प बी लखनौटी, विकल्प सी गौड़, या विकल्प डी सोनारगांव। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद बख्तियार खिलजी ने लखनौटी को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 33। किस इतिहासकार ने तुर्कों की विजय को शहरी क्रांति कहा है? विकल्प ए इरफान हबीब, विकल्प बी प्रोफेसर हबीब, विकल्प सी सतीश चंद्र, या विकल्प डी रोमिला थापर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने भारत में तुर्कों की विजय को शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। प्रश्न 34। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1205 ई, विकल्प बी 1206 ई, विकल्प सी 1208 ई, या विकल्प डी 1210 ई। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमक नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न 35। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प ए इल्तुतमिश, विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी बलबन, या विकल्प डी रजिया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। प्रश्न 36। 1192 से 1206 एडी तक ऐबक ने किस रूप में प्रशासन संभाला? विकल्प ए सुल्तान, विकल्प बी गौरी के प्रतिनिधि, विकल्प सी स्वतंत्र राजा, या विकल्प डी वजीर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1206 ईस्वी में सुल्तान बनने से पहले ऐबक ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशासन संभाला था। प्रश्न 37। बगदाद के खलीफा ने महमूद को कौन सी उपाधि दी थी? विकल्प ए गाजी, विकल्प बी यमीनुद्दौला, विकल्प सी सुल्तान ए आजम, या विकल्प डी जिल्ले इलाही। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला तथा अमीनुल मिल्लत की उपाधियां दी। प्रश्न 38। प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा का लेखक कौन था? विकल्प ए अलबरूनी, विकल्प बी फिरदौसी, विकल्प सी अमीर खुसरो, या विकल्प डी इब्न बतूता। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2,
1। सही उत्तर है विकल्प बी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता फिरदौसी थे। प्रश्न 39। भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय किस स्थान पर हुई? विकल्प ए तराइन, विकल्प बी आबू पर्वत यानी गुजरात में, विकल्प सी मुल्तान। या विकल्प डी सिंध। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा आबू पर्वत के निकट हुई थी। और अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न 40। किताब उल हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? विकल्प ए रजनीकांत शर्मा, विकल्प बी हरिश्चंद्र वर्मा, विकल्प सी ईश्वरी प्रसाद, या विकल्प डी रामशरण शर्मा। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। अल-बरूनी की अरबी कृति किताब उल हिंद का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।